हेलो बच्चों, आज आप लोगों का क्लास 11th में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो हमारा लेसन 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग बेटा जो बचा हुआ हमारा जो पार्ट है कुछ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग बेटा जो जानेंगे बेटा कच्छ और कच्छक में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में बताया था बेटा, ठीक है ना, कि हमारा जो कच्छक है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, और जो प्रकार मैंने बताया था बेटा उसके बारे में जानकारी दी थी, कैसे किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी कैसा उनकी आकृति होती है जो हमारे जितने प्रकार कच्छक हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कच्छ और कच्छक है, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली बात हम जानेंगे कि हमारा कच्छ क्या होता है बेटा। कच्छ जो होता है कि जो बेटा आपका ऑर्बिटल जो आपका परमाणु होता है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा जो परमाणु होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा नाभिक होता है, दूसरा बेटा नाभिक के जो चारों तरफ हमारा क्या गमन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो गमन करता रहता है बेटा वो एक वृत्तीय पथ होता है। कैसा पथ होता है बेटा? वृत्तीय पथ होता है। वो जो वृत्तीय पथ होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कच्छ कहते हैं। यानी कच्छ क्या बेटा है? वह वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है, या कह सकते हैं बेटा हम गमन करता है, गति करता है, उसे क्या कहते हैं हम? कच्छ कहते हैं। कच्छ कहते हैं बेटा। क्या मैंने बताया कि कच्छ क्या होता है हमारा? किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ बेटा जो आप वृत्तीय कक्षाएं होती हैं या वृत्तीय पथ होता है, जो सर्कुलर मोशन होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो वही जो हमारा वृत्तीय पथ है वही बेटा हमारा क्या कहलाता है? कच्छ कहलाता है। तो क्या मैंने आपको बताया कि वह वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कच्छ कहते हैं। कच्छक क्या होता है बेटा? कच्छक मैंने बताया था आप लोगों को, ये बेटा त्रिविमीय क्षेत्र होता है, यानी एक्स वाई और बेटा जो जेड एक्सिस है इसके सागिर्द जो हम पढ़ते हैं बेटा वो हमारा क्या कहलाता है? कच्छक कहलाता है। तो कच्छक की परिभाषा बेटा आपने पढ़ा होगा कि वह वृत्तीय वह त्रिविमीय क्षेत्र, वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे कच्छक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कच्छक कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। कच्छ और कच्छक क्या कहते हैं बेटा? कच्छ मैंने बताया कि वह वृत्तीय पथ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कच्छ कहलाता है। कच्छक क्या होता है बेटा? ये त्रिविमीय क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना अधिकतम होती है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? कच्छक कहलाता है। ठीक, तो पहला हमारा जो डिफरेंस था, जो अंतर था कच्छ और कच्छक में बेटा हम लोगों ने जाना बेटा। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? ये तो पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो हमारा बेटा कच्छ होता है इसकी जो प्रकृति होती है ये बेटा क्या होती है? अदिशात्मक होती है बेटा। क्या होती है? कच्छ की प्रकृति अदिशात्मक होती है, यानी कोई दिशा नहीं होती है। अदिशात्मक मतलब बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय कक्षक में गमन कर रहा तो बेटा क्या करेगा? वृत्त में ही क्या करता रहेगा बेटा? वो गमन करता रहे, यानी इससे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। उसी को हमने कहा है कि जो कच्छ की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अदिशात्मक होती है बेटा। ठीक, दूसरा क्या हमारा है इसका? जो कच्छक होता है, जो कच्छक की प्रकृति होती है, यानी एस कक्षक को छोड़ दिया जाए बेटा, इस कक्षक को छोड़कर, इस कक्षक को
छोड़कर बाकी कक्षकों की जो प्रकृति होती है, कक्षकों की प्रकृति कैसी होती है बेटा? दिशात्मक होती है। कैसी होती है? दिशात्मक होती है। ये दूसरा डिफरेंस हमारा है कि जितने प्रकार के कक्ष होते हैं सबकी प्रकृति कैसी होती है? आदिशात्मक होती है। कहने का मतलब आप जानते हैं जो कक्ष होता है, मैंने बताया कि एक वृत्तीय पथ होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा वृत्त में चक्कर लगा रहा तो बेटा चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा बेटा। लेकिन कहो इलेक्ट्रॉन बेटा उस चक्कर के अलावा कहीं और चला जाए, उसकी कोई और डायरेक्शन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये किसकी बात केवल करते हैं हम लोग? कक्ष करते हैं। लेकिन जो कक्षक होता है बेटा आप जानते हैं केवल एक यस कक्षक ऐसा होता है जिसकी आकृति बेटा गोलाकार होती है। बाकी जितने प्रकार के आपके कक्षक हैं, चाहे बेटा वो पी कक्षक हो, चाहे हमारा डी कक्षक हो, चाहे हमारा एफ कक्षक हो, इनकी प्रकृति बेटा क्या होती है? दिशात्मक होती है। जैसा कि आपने जाना होगा कि जो पी कक्षक होता है वो डंबल आकार का होता है, ठीक, और डी कक्षक बेटा डबल डंबल आकार का होता है, और जो हमारा एफ कक्षक होता है बेटा वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है दो डिफरेंस को बेटा हम लोगों ने जाना। ओके, जो हमारा बेटा तीसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा कक्ष होता है बेटा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में या कक्षा में बेटा वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है बेटा ये 2n² होती है। यानी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। क्या मैंने बताया बेटा? तीसरा डिफरेंस हमारा क्या है कक्ष कक्षक में? कि जो कक्ष होता है या कक्षा जिसे आप कहते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है बेटा कितनी होती है? 2n² होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए, अगर हम किसी कक्षक की बात करें तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जबकि जो हमारा कक्षक होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी होती है? 2 होती है बेटा। तो हम लोगों ने बेटा कक्ष और कक्षक में बेटा 3 डिफरेंस को बेटा हम लोगों ने जाना है, और आप इसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से कि कक्ष और कक्षक में किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट जो है कर पाएंगे बेटा। ठीक है ना? अब हमारा जो कक्ष और कक्षक को जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा अगला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, वो हमारा होता है बेटा क्वांटम संख्या है। कौन संख्या है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। इसको बेटा इंग्लिश में हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ये क्वांटम संख्या एक्चुअली क्या है? ये कोई नंबर है, कोई गिनती है। ये जो होता है, जैसे आप जानते बेटा कि हमारा जो नाभिक होता है, यानी कोई अगर हमारा परमाणु है और उस परमाणु के अंतर्गत बेटा हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब बेटा क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के इर्द गिर्द आप जानते बेटा अच्छी तरीके से हमारा क्या गमन करता बेटा? इलेक्ट्रॉन गमन करता है। ठीक है ना? तो किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसके चक्कर लगाते समय उसकी कितनी ऊर्जा लॉस होती है बेटा? क्या होती है बेटा? कितनी ऊर्जा लॉस होती है, उसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा कुछ हमें संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम संख्याएं कहते हैं बेटा। ठीक है ना? दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिनेशन तो नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही कि अगर किसी भी नाभिक के इर्द गिर्द बेटा आप देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा होता है वो जो चक्कर लगाता है, तो इस नाभिक के चारों तरफ जो हमारी कक्षक होते हैं बेटा, क्या होते हैं? हमारा कक्षक यानी x, y और z, जो हमने बताया त्रिविमीय क्षेत्र होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पाया जाता, जब चक्कर लगाता तो उस समय उसकी कितनी ऊर्जा लॉस होती है या उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा हमें कुछ नंबर की आवश्यकता होती है, कुछ संख्या की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम संख्या कहते हैं बेटा।
बात समझ में आ रहा है? तो मैं डिफिनेशन के तौर पर लिख रहा हूं कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं ऊर्जा की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्या की आवश्यकता होती है, जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम बेटा? क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये हमारा डिफिनेशन है बेटा क्वांटम संख्याओं की। एक क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ बेटा हमारा क्या गमन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब इसका क्या है? मैंने अभी बताया कि अगर कोई हमारा परमाणु होता है बेटा, हमारा उसमें नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा गति करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? इसकी कोई पोजीशन तो होती नहीं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो उस समय कितनी ऊर्जा बेटा ह्रास होता है या उतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? इन सब बातों के लिए अगर हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके लिए कुछ नंबर की आवश्यकता पड़ती है। उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं या क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं बेटा। जो क्वांटम संख्याएं होती हैं बेटा उसी को बेटा हम लोग पोस्टल ऑर्डर भी कहते हैं। जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये पोस्टल ऑर्डर की तरह कार्य करती हैं। पोस्टल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो किसकी तरह से कार्य करती हैं? पोस्टल ऑर्डर की तरह कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? जैसा कि आप जानते बेटा, अगर कोई व्यक्ति होता है, जब वो शहर में जाता है तो अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी अपने घर पर देनी होती है तो क्या होता था बेटा? पहले समय में बेटा वो कोई चिट्ठी लिखता था बेटा। क्या लिखता था बेटा? चिट्ठी लिखता था। चिट्ठी पे बेटा खूब विधिवत तरीके से, अच्छी तरीके से उसमें गांव, समझ में आ रहा बेटा, मोहल्ला अगर हो तो फिर नाम लिखता था। बात समझ में आ रहा है? और नाम के साथ साथ पूरा जब पता लिख देता तो लास्ट में बेटा एक पिन कोड लिखता था बेटा। क्या लिखता था? पिन कोड लिखता था। तब जाकर के उस व्यक्ति का जो सही पता होता बेटा अपने ठिकाने पर पहुंच जाता था। तो जिस प्रकार से हम इन चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा हम सही स्थान पर उस चिट्ठी को भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों तरफ जब गमन करता है तो वो कहां पर पाया जाता है और जब वो गमन करता है तो कितनी ऊर्जा का उसमें ह्रास होता है। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा हमें जिन नंबर की आवश्यकता होती है वही हमारे क्या होती है? क्वांटम नंबर्स होती हैं। और जो क्वांटम संख्याएं होती है एक प्रकार से किसकी तरह कार्य करती है? मैंने बताया बेटा पोस्टल ऑर्डर की तरह कार्य करती हैं। पोस्टल ऑर्डर का तात्पर्य क्या होता है? मैंने बताया कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा गली नंबर, मोहल्ला, गांव, पिन कोड, इन सब 8 चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की सही इंफॉर्मेशन देने के लिए बेटा कि कौन सी उसकी स्थिति होगी, क्या उसकी ऊर्जा होगी बेटा, इन सब की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नंबर की आवश्यकता होती है, जिसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने क्वांटम संख्या, पोस्टल ऑर्डर क्या है बेटा, इन सब के बारे में जाना और इसकी डिफिनेशन क्या होती है क्वांटम संख्या को, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली बेटा। अब जब क्वांटम संख्या की डिफिनेशन बेटा हम पढ़ लेते हैं तो आता है इसके बाद बेटा क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्या था बेटा? क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के प्रकार।
क्वांटम संख्याओं के प्रकार। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं बेटा, ये मुख्य रूप से बेटा 4 प्रकार की होती। क्या प्रकार की होती बेटा? 4 प्रकार की होती हैं। यानी जो हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं बेटा। पहली जो क्वांटम संख्या होती है वो हमारा होता है, पहला जो क्वांटम संख्या होती है बेटा, सॉरी, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को बेटा स्मॉल n से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या जो होती है बेटा, इसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका जो सिंबल होता है बेटा स्मॉल l होता है। तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है बेटा, ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कैसी होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसको बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे लास्ट क्वांटम संख्या होती है उसका नाम होता है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम लोग बेटा स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि क्वांटम संख्याएं जो होती कितनी प्रकार की होती हैं बेटा। मैंने बताया कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है बेटा, आप देख पा रहे हैं। पहली बेटा हमारी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या बेटा हमारी क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या बेटा हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्थ और सबसे लास्ट क्वांटम संख्या होती है उसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि जो क्वांटम संख्या होती है वो कितनी प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। अब हम जो चारों क्वांटम संख्याओं को बेटा हम जो है स्टेप बाय स्टेप बेटा जानेंगे कि एक चारों क्वांटम संख्याएं एक्चुअली होती क्या है बेटा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग सबसे पहला जानते हैं, वो हमारा क्या है बेटा? है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली जो क्वांटम संख्या है उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसी को बेटा हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ओके, ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, आइए हम लोग बेटा इसके बारे में जानते हैं। पहली बात, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। पहली बात हमने क्या जाना बेटा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं बेटा। दूसरी बात क्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है यह मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब बेटा क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है, किस कक्षा में चक्कर लगाता है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं बेटा। ठीक है ना? तो दूसरी बात क्या हमने सीखा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है यह जो होती है बेटा मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है बेटा। ठीक है ना? मुख्य ऊर्जा स्तर को बेटा हम लोग बेटा कोष भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कोष की जानकारी देती है बेटा। किसकी जानकारी मिलती है इससे बेटा? हमें कोष की जानकारी मिलती है। जो कोष होता है बेटा आप लोगों ने जाना होगा बेटा, K होता है, L होता है, M होता है और बेटा हमारा क्या होता है? N होता है। तो जो कोष होता है बेटा उसी को बेटा हम लोग मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो कोष हो या मुख्य ऊर्जा स्तर हो, इसकी जानकारी कौन देता है बेटा? हमारा मुख्य क्वांटम संख्या देती है बेटा। ठीक। तीसरी बात यह है जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा यह परमाणु के आकार के बारे में बताती है बेटा। परमाणु के आकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परमाणु का आकार बताने वाली क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? तो आपका एक ही उत्तर रहेगा बेटा, वो हमारी होगी मुख्य क्वांटम संख्या। तो यह परमाणु के आकार को बताती है।
बताती। आकार का तात्पर्य ये होता है बेटा कि हमारा जो नाभिक होता है और उसके जो इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है बेटा वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है, यही बेटा क्या कहलाता है, उसका आकार है। ठीक है, तो अगर दूरी बढ़ेगी तो आकार भी बेटा क्या होगा, बेटा बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अगर दूरी बढ़ रही है तो उस परमाणु का आकार अपने आप बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब नाभिक के पास अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है यानी चक्कर लगा रहा है तो उस कंडीशन में बेटा हमारा जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा नाभिक के तो उस परमाणु का आकार भी बेटा क्या होगा, बेटा छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा ये परमाणु के आकार को क्या करती है, बेटा बताती है बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमने आपको बताया बेटा कि इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है बेटा एन बराबर जो होता है बेटा 1 2 3 4 शो ऑन इनफाइनाइट तक होता है बेटा। बात मेरी समझ में आ रहा है बेटा। तो जो स्मॉल एन का मान होता है बेटा 1 भी होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 यानी सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है बेटा। ठीक, और क्या है बेटा, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा इसकी जो खोज की थी बेटा ये बोर मॉडल से लिया गया है। ये बोर क्या है बेटा, एक साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, मैं बोर मॉडल बेटा आपका सिलेबस में है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा इसको पढ़ाने के बाद बेटा। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसकी खोज किसने की थी बेटा, बोर ने की थी बेटा। ठीक है ना। तो ये हमने आपको बेटा 5 बातें बताई हैं। क्या क्या बताई बेटा, सबसे पहली बात जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है यह मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है या उसी को कहते हैं बेटा हम कोष कहते हैं बेटा। ठीक है। तीसरी बात मैंने बताई कि यह परमाणु के आकार को बताती है। आकार का मतलब बेटा ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और जो हमारा नाभिक होता है उसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, तो इसके लिए हम किस क्वांटम संख्या की जानकारी लेते हैं बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी लेते हैं बेटा। तीसरी बात मैंने बताई कि जो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था हमने बेटा मुख्य क्वांटम संख्या को, इसका एन का मान जो बेटा होता है 1 से लेकर के बेटा इनफाइनाइट तक होता है बेटा। चौथी बात के बाद जो 5वीं बात मैंने ये बताई जो मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, तो आप बताना बेटा बोर ने की थी। क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या जो स्मॉल एन है बेटा ये बोर मॉडल की देन है, तो इसलिए कहा मैंने क्या कि मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी बेटा, बोर ने की थी बेटा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जो जानकारी थी बेटा उसको हम लोगों ने बेटा क्या कर ली बेटा, प्राप्त कर ली। ठीक है। आइए अब हम लोग बेटा दूसरी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो दूसरी क्वांटम संख्या है बेटा आप जानते हो उसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्या बेटा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं बेटा। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं बेटा। ठीक, जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसको मैंने बताया बेटा इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है बेटा ये द्वितीयक क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो नंबर होता है बेटा कितने नंबर पे होता है बेटा, दूसरे नंबर। तो इसलिए हम इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या को बेटा द्वितीयक क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है। ठीक, तो पहली बात यह है कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात क्या हमने जाना बेटा कि इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ओके। दूसरी बात यह है कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है यानी जो एल होता है यह मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। यह मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। मान पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ओके। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है बेटा यह मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती। कैसे करती है अभी आपको हम बताएंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसकी खोज, किसकी खोज बेटा, द्विगंशी क्वांटम संख्या की जो खोज है
ये सोमरफील्ड ने की थी बेटा। किसने की थी? सोमरफील्ड ने की थी। ओके, तीसरा पॉइंट क्या हमने जाना कि जो दुगेंसी क्वांटम संख्या थी इसकी खोज किसने की थी बेटा? सोमरफील्ड ने की थी बेटा। फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि जो दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है यह उप ऊर्जा स्तर को बताती है। उप ऊर्जा स्तर, जो मुख्य क्वांटम संख्या थी बेटा वो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है, जबकि दुगेंसी क्वांटम संख्या जो होती है बेटा उप ऊर्जा स्तर को बताती है। बात समझ में आ रहा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है, कैसी क्वांटम संख्या होती है बेटा? दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है, इसको हमने बताया बेटा कि यल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यल का मान जो होता है बेटा ये 0 से लेकर के बेटा 1 2 3 सो ऑन होता है। बात मेरी समझ में आ रहा है बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि जो दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है इसका मान हम लोग कहां से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसका मान 0 नहीं होता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी 0 नहीं होता है, बल्कि इसका मान 1 2 3 4 5 सो ऑन जो इंटीजर नंबर होते हैं वो होता है। लेकिन हमारी जो दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है ये मैंने बताया इसका मान बेटा जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है, और इसमें जो यल का मान होता है बेटा वो 0 से स्टार्ट होता है बेटा। कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 0 से होता हुआ 1 2 3 सो ऑन होता है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि बेटा जो हमारी दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यल से करते हैं। दुगेंसी क्वांटम संख्या जो होती है बेटा वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। इसकी खोज बेटा सोमरफील्ड ने की थी, और यह जो होती है यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। और मैंने बताया कि इसको जो बेटा इसका जो मान होता है बेटा या 0 से लेकर के बेटा 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक होता। तो ये सब बातें मैंने किसके बाद बताई बेटा? दुगेंसी क्वांटम संख्या के बारे में बातें बताई बेटा। ठीक है, इसके बाद इसमें और हमारा पॉइंट बेटा है कि जो दुगेंसी क्वांटम संख्या होती है बेटा इससे हम कक्षकों की आकृति के बारे में पता करते हैं। तो दुगेंसी क्वांटम संख्या से यानी इससे कक्षकों की आकृति, इससे कक्षकों की आकृति की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है मतलब क्या बेटा है कि जो हमारे कक्षक है बेटा आप जानते हैं आकृति के आधार पर बताया गया था बेटा वो 4 प्रकार का होता है। तो ये जो कक्षक की आकृति आपने सुना था बेटा कि जो हमारा यस कक्षक होता था बेटा मैंने बताया था ये कैसा था? गोलाकार था। कैसा था? गोलाकार था। तो अगर यस कक्षक गोलाकार है तो इसकी जानकारी कौन देता है? दुगेंसी क्वांटम संख्या। दूसरा बेटा कक्षक था पी कक्षक, ये कैसा था बेटा? डंबल आकार का था। अगर पी कक्षक डंबल आकार का है तो ये बात किसने बताई थी बेटा? दुगेंसी क्वांटम संख्या ने बताई थी। डी कक्षक की आकृति डबल डंबल होती है बेटा, डबल डंबल होती है। और एफ कक्षक मैंने बताया था बेटा ये जटिल संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? जटिल संरचना होती है। तो ये जो चीजें आपने देखा कि अगर हमें कक्षकों की आकृति प्राप्त करना हो, जानकारी प्राप्त करना हो तो इसके लिए कौन सी क्वांटम संख्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी? तो अब याद रखेंगे बेटा उसको कहते हैं हम लोग दुगेंसी क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है बेटा? यदि यल बराबर बेटा का 0 मान आ रहा है, अगर मैं बता रहा हूं अगर आने वाले समय में आपको इस पर कुछ सवाल लगवाए जाएंगे बेटा क्वांटम संख्या पर, तो मैं जानकारी लिए बता दूं तो अगर यल बराबर बेटा 0 आए तो ख्याल करना बेटा वो यस कक्षक कहलाता है। कैसा कक्षक कहलाता है बेटा? यस कक्षक कहलाता है। अगर यल बराबर बेटा 1 आए तो इसको हम पी कक्षक कहते हैं। कौन सा कक्षक कहते हैं? पी कक्षक। अगर यल का मान 2 आवे तो इसको बेटा हम डी कक्षक कहेंगे। कौन सा कक्षक कहेंगे? डी कक्षक। अगर यल बराबर अगर 3 आता है तो इसको बेटा हम लोग एफ कक्षक कहेंगे बेटा।
बात मेरी समझ में आ रहा है बेटा? क्या सीखा बेटा हमने? अगर यल बराबर 0 है तो इसको बेटा कौन सा कक्षक कहना? एस कक्षक कहना। अगर यल का मान बेटा 1 आए तो इसको कौन सा कक्षक कहना बेटा? पी कक्षक कहना। अगर यल बराबर 2 आवे तो इसको बेटा क्या कहना? डी कक्षक कहना। अगर यल बराबर 3 आए तो इसको बेटा क्या कहना है? आप यफ कक्षक कहते हैं बेटा, ठीक है ना? तो ये जो वैल्यू है, जो दिए गए हैं, जो मान आप देख पा रहे हो बेटा, इससे पता चलता है कि किस कक्षक की आकृति कैसी होती है बेटा। तो इससे बेटा हम जो है कक्षकों की आकृति के बारे में पता लगा ले। अगर यल का मान 0 तो यस कक्षक, और यस कक्षक की आकृति बेटा आप जानते हैं, मैंने बताया गोलाकार होती है। उसी प्रकार से अगर यल बराबर 1 आए तो इसको बेटा कौन सा कक्षक कहते हैं? पी कक्षक। और पी कक्षक की आकृति बेटा कैसी होती है? डंबल आकार होती है बेटा। अगर यल का मान कितना आवे? 2 आवे तो बेटा कौन सा कक्षक होगा बेटा? हमारा डी कक्षक होगा। अगर उसी प्रकार से अगर यल बराबर 3 आवे तो बेटा वो क्या होगा? एफ कक्षक। और एफ कक्षक मैंने बताया यह एक प्रकार का जटिल संरचना होती है बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली बेटा, ठीक है? अगर मैं एक क्वेश्चन दूं बेटा, जैसे मैंने लिखा है 1s कक्षक, ऐसे लिखा मैंने 1s कक्षक में n और l का मान बताइए। एक क्वेश्चन मैंने दिया बेटा है कि अगर मैंने कहा 1s कक्षक है तो इसमें बेटा हमें n का मान बताइए और l का मान बताइए। तो याद रखना बेटा, जो कक्षक के पहले जो नंबर लिखा जाता है, जो गिनती लिखी जाती है बेटा, वो क्या होती है बेटा? वो कोष होता है। क्या होता है बेटा? कोष होता है। और कोष के बारे में जो जानकारी देता है बेटा वो हमारा क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है। और जो कक्षक होता है वो बेटा कौन बताता है? हमारा यल बताता है बेटा। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 1s कक्षक में n और l का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 1s कक्षक में n बराबर कितना होगा बेटा? 1 होगा। क्योंकि n बराबर 1 का मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किस में गमन कर रहा है? पहले कोष में गमन कर रहा होगा बेटा। और यस क्या है? जो हमारा यस होगा वो किसके बारे में जानकारी देगा बेटा? हमारा यल होगा बेटा। क्योंकि यस क्या है? यह यस एक कक्षक है जो आकृति है, कैसी है? गोलाकार है। तो अगर यस कक्षक की गोलाकार आकृति होती है तो इसका यल का मान कितना होता है बेटा? अभी मैंने बताया बेटा 0 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यस कक्षक है तो उस समय जो हमारा यल का मान होता है बेटा कितना होता है बेटा? 0 होता है। उसी प्रकार से अगर और क्वेश्चन मैं दे दूं बेटा, मैं कह दूं बेटा 2p कक्षक, 2p कक्षक में n और l का मान बताइए। तो ये जो नंबर लिखा गया है ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो इसमें हमारा जो n होगा बेटा वो कितना होगा बेटा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और जो हमारा p है, l है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो p कक्षक के लिए जो l का मान होता है बेटा वो कितना मैंने बताया था बेटा? 1 होता है। इसका मतलब कितना होगा बेटा? केवल और केवल कितना होगा बेटा? 1 होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग जो बड़े आराम से किसी कक्षक में अगर n और l का मान पूछा जाए तो आप बड़े आराम से बेटा जो है बता ले जाएंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद हमारी जो तीसरी क्वांटम संख्या होती है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और हमारी कौन है बेटा? चक्र क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या और जो चक्र क्वांटम संख्या क्या है, इसको बेटा जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवाएंगे। ठीक है? तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।